going to take a rapid fire session of chapter number 6 capital gains for CA intermediate। तो बिना कोई वक्त जाया करे हम चालू करते हैं ये सेशन, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैपिटल गेन का टैक्स होता है, पॉइंट ऑफ ट्रिगरिंग क्या है कैपिटल गेन का, जो कि ये लाइन है जो कि आपके सेक्शन 45 में दिया गया है। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर, ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कैपिटल एसेट, कभी भी कोई भी ट्रांसफर होगा कैपिटल एसेट का, इस तब आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। तो अभी दो चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोई कैपिटल एसेट होना इंपॉर्टेंट है और ऐसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है तो क्या लगेगा दोस्तों? कैपिटल गेन। नाउ हियर व्हेन वी आर स्टार्टिंग हियर, तो अब ये कैपिटल एसेट जो बोल रहे हैं हम, ये कौन सी एसेट से कैपिटल एसेट होती है? तो सबसे पहले उन्होंने कहा है एवरी एसेट इज कैपिटल एसेट। पहले उन्होंने अपना स्कोप बड़ा कर दिया है, जो भी एसेट से, जितनी भी एसेट से, सभी कैपिटल एसेट है। लेकिन उसमें से 4 ऐसे एसेट जो उन्होंने निकाल के साइड में रख दिए। पहले सब एसेट को कैपिटल एसेट बोल दिया है, फिर उसमें से 4 एसेट को निकाल के साइड में रख दिया। वो 4 कौन सी एसेट्स है? सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो वो कैपिटल एसेट में से निकाल के बाहर रखा, मतलब वो कैपिटल एसेट नहीं रहेगा। स्टॉक इन ट्रेड आप किसको ट्रांसफर करते हो तो क्या लगेगा आपको? वो पीजीपीपी में जाएगा, कैपिटल गेन में नहीं आएगा। यही तो रीजन है, क्योंकि उसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ही बाहर निकाल दिया है। दूसरी चीज मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी। अभी जो हमारा एसेट का घेरा था उसमें से मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी, जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी मूवेबल है, जो भी हिला सकते हैं और मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो उनको सबको बाहर निकाल के रख दिया है। लेकिन ये जितने को बाहर निकाला है उसमें से वापस कुछ अंदर ले लिया उन्होंने। ऐसे क्या क्या अंदर लिया उन्होंने? तो ये उन्होंने लिया है, देखो, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, एनीथिंग और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। मतलब उन्होंने सबसे पहले आपको क्या डिफाइन किया? कैपिटल एसेट, उसमें 4 चीज निकाल दी है और वापस उसमें कुछ चीजें डाल दी है इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल नेचर एसेट। जैसे ज्वेलरी होगी, ड्राइंग्स होगी, पेंटिंग होगी, स्कल्पचर होगा और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। अगर ये आप किसी को बेचते हो तो ये कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में आएगा और इसका ट्रांसफर होगा तो कैपिटल टैक्स आपको लग जाएगा। सही है। तीसरी चीज क्या निकाली उन्होंने वो देखते हैं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड उन्होंने निकाल दी है। ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड में डिफाइन करने के पहले आपको अच्छे से उन्होंने क्या डिफाइन किया पता है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के जो बच जाएगी वो हो जाएगी आपकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड। राइट, वेरी क्लियर। देखो यहां पे देख सकते हैं, अगर आपकी पॉपुलेशन, अगर समझिए आपका गांव है या आपकी गांव की सीमा रेखा है, लक्ष्मण रेखा है आपके गांव की। अब ये गांव की समझो पॉपुलेशन 10,000 है ना, तो ये जो भी एरिया है लक्ष्मण रेखा के अंदर की जो भी एरिया है, ये सब क्या सब बन जाएगी अर्बन लैंड। अगर गांव की पॉपुलेशन 10,000 या उसके अंदर है तो। अगर आपकी गांव की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख तक है तो ये लक्ष्मण रेखा, गांव की लक्ष्मण रेखा से 2 किलोमीटर और दूर जाना, 2 किलोमीटर और दूर जाना और 2 किलोमीटर की जितनी नई आपकी लक्ष्मण रेखा बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। सबको समझ रहा है? यस। अब आपकी गांव की पॉपुलेशन समझो 1 लाख से 10 लाख तक है, 1 लाख से 10 लाख तक आपकी गांव की पॉपुलेशन है, तो एक गांव की बाउंड्री से और 6 किलोमीटर दूर जाना। वापस बाउंड्री से ही बात कर रहा हूं, बाउंड्री से 6 किलोमीटर दूर जाना। ये जो नई लक्ष्मण रेखा बन जाएगी ना, अब ये आपका बन जाएगा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। और अगर समझो आपका गांव इससे भी बड़ा है, आपके गांव की पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर है, तो इस केस में गांव की बाउंड्री से आपको 8 किलोमीटर दूर जाना है। जो नई लक्ष्मण रेखा बन जाएगी ये बन जाएगा आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो इसके बाहर की जो भी एरिया रहेगी ना, इसके बाहर की जो भी एरिया रहेगी, ये रहेगी आपका रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ये बड़ी होशियारी से बताया मैंने, इसका आपको परफेक्ट एग्जांपल बताया हमारे कैसे बनाया है। अब 2 गांव है, दोनों गांव की पॉपुलेशन, दोनों गांव अपनी अपनी लैंड ले लेंगे अर्बन। जो बीच का बच गया है पार्ट वो है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड को उन्होंने कैपिटल एसेट के घेरे में से बाहर निकाल के रख दिया। तो आप किसी को भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड आप बेचते हो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कैपिटल एसेट ही नहीं है सर। क्लियर है सबको? ग्रेट। एंड द फोर्थ एंड द वेरी लास्ट पॉइंट इज गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स जो कि इश्यू किए थे 2015 में। अगर ये गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या गोल्ड डिमोनेटाइजेशन स्कीम में जो अपने सर्टिफिकेट्स लिए थे, ये अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हो तो यहां पे भी हमको टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। इसका रीजन था कि हमको हमारे गोल्ड का इंपोर्ट कम से कम करना था। राइट है?
वेरी क्लियर। सो दीज आर द 4 थिंग्स जो कैपिटल एसेट के घेरे में से निकाल दी है, लेकिन उसमें से भी वापस कुछ डाल दिए। सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा पर्सनल मूवेबल एसेट। अब पर्सनल मूवेबल एसेट में से कुछ वापस हमने लेके डाल दिया था। क्या था वो? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल आर्ट, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, राइट। उसके बाद तीसरी चीज क्या चीज थी जो हमने पढ़ा अभी जिसका लैंड का था? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। भूलना मत, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन मतलब जो सिटी के अंदर है, रूरल मतलब जो बाहर है। डेफिनेशन आपको दी हुई हमने अभी जस्ट देखी। एंड चौथा गोल्ड डिमोनेटाइजेशन सर्टिफिकेट या गोल्ड बॉन्ड्स। इसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, ये चारों कैपिटल एसेट भी रहेगा। उसके अलावा जो भी एसेट्स है वो सभी के एसेट आपकी कैपिटल एसेट रहेगी। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा आपको, क्या मेरी कोई पर्सनल कार है, मेरी वॉच है, क्या ये पर्सनल मूवेबल एसेट है? यस है, मतलब कैपिटल एसेट ही नहीं है। तो अगर मैंने मेरी कार किसी को बेची या मैंने मेरी वॉच किसी को बेचा तो मुझे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं है। वो अगर मैंने मेरी रिंग किसी को बेची तो पर्सनल मूवेबल एसेट की ज्वेलरी की डेफिनेशन में थी। पर्सनल पहले निकाल दिया, वापस ज्वेलरी अंदर डाल दिए थे, तो ज्वेलरी रिंग ज्वेलरी के अंदर आएगा, मुझे मेरा कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, इवन दो माई रिंग इज अ पर्सनल प्रॉपर्टी। प्लीज बी क्लियर विद दिस कैपिटल एसेट डेफिनेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के पार्ट के लिए भी, कभी कभी 4 मार्क का क्वेश्चन में आपको इसके ऊपर आ जाता है। ओके, देन आफ्टर ज्वेलरी के 1-2 केस लॉज है। उसके अंदर वो बोला अगर आपके यूटेंसिल्स वगैरह है, अगर वो गोल्डन यूटेंसिल्स है, अगर आप वो बेचते हो तो यहां पे भी आपको कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। अब हमने सबसे पहली चीज देखी कैपिटल गेन की डेफिनेशन की, व्हाट इज कैपिटल एसेट एंड व्हाट इज ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब कुछ भी, सेल, एक्सटिंग्विश, रिलिंक्विशमेंट, बार्टर एक्सचेंज, आपने किसी को भी कुछ भी दे दिया तो ये आपका ट्रांसफर यहाँ पे माना जाएगा। तो जब आपकी कोई भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। यस, वेरी क्लियर। अब कैपिटल गेन टैक्स उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म मतलब क्या? छोटा कम टाइम के लिए आपने रखा था इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगाइए। लॉन्ग टर्म मतलब क्या? आपने ज्यादा टाइम के लिए रखा था इसलिए हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाएंगे। अब सर लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कैसे बाइफरकेट करेंगे? तो ये बाइफरकेट करने के लिए मैंने रेल के 3 डिब्बे बनाए। कितने डिब्बे बनाए? 3 डिब्बे रेल के बनाए, जिसके बेसिस पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाइफरकेट होगा। तो 3 डिब्बे कौन से हैं? सबसे पहले डब्बे में 3 जन है, दूसरे डब्बे में 2 जन है, तीसरे डब्बे में बाकी बची हुए सब जन है। ओके, पहले डब्बे में 3 कौन से जन है वो हम देखते हैं। आपका सिक्योरिटीज जो भी लिस्टेड रहेगी वो, इक्विटी यूनिट्स, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स, या फिर आपके जीरो कूपन बॉन्ड, ZCB जिसे हम बोलते हैं। ये 3 जन रहेंगे हमारे पहले डिब्बे में। अब पहले डिब्बे की क्या खासियत है? अगर अपने पहले डिब्बे के 3 सामान को 1 साल या 1 साल के अंदर के लिए रखा तो शॉर्ट टर्म, 1 साल या 1 साल से ज्यादा रख दिया आपने तो वो लॉन्ग टर्म। वेरी क्लियर। ओके, डब्बे की दूसरी चीजों में आते हैं। दूसरी चीज में कितनी चीज थी? 2 चीज थी। एक थी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी और जो अनलिस्टेड शेयर्स बच गए हैं वो। अब उनके लिए टाइम लिमिट है 2 साल। अगर आपने 2 साल या 2 साल के अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, 2 साल के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म। एंड तीसरी एंड आखिरी चीज, बची हुई सारी एसेट्स, इनके लिए 3 साल की लिमिट है। 3 साल के अंदर है तो शॉर्ट टर्म, 3 साल के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म। वेरी सिंपल, 3 डब्बे, 3 क्लासिफिकेशन। 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म, 1 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म। कौन सी 3 चीज थी? इक्विटी यूनिट्स, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स, ZCB। ओके, दूसरे डब्बे में इमूवेबल प्रॉपर्टी, अनलिस्टेड शेयर्स थे, इनके लिए 2-2 साल का था। 2 साल के अंदर शॉर्ट टर्म, 2 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म। एंड तीसरी कौन सी चीज थी दोस्तों? तीसरी थी बची हुई सारी चीजें। तो आपको क्वेश्चन में कोई भी आएगा तो आपको 3 डब्बों में क्लासिफाई करना है। 3 डब्बे का रूल एकदम सिंपल है, पहले डब्बे में 3, दूसरे में 2, तीसरा 1। तो आपको कौन से डब्बे में डालनी आपकी एसेट पहले वो आप देख लो और फिर वो डब्बे के रूल्स देखो। पहले डब्बे का 1 साल, दूसरे का 2 साल, तीसरे का 3 साल। इसलिए मैंने एकदम सिंपल क्लासिफाई किया हुआ है इसको। यस, दोनों डब्बे पे पॉज करके टेबल पे अच्छे से देख सकते हो, लेकिन हम पॉज नहीं करेंगे हमारे वीडियो बिकॉज वी आर गोइंग फॉर रैपिड फायर राउंड। नाउ अब आपने चलो क्लासिफाई भी कर दिया। सर पहले बात तो हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं ये आपको लेक्चर के लास्ट में होता होगा, क्योंकि हमें टैक्स रेट अलग अलग है ना, सबके प्रोविजन, टैक्सेशन प्रोविजन अलग अलग है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की एग्जेम्पशन दोनों के लिए अलग अलग है, इसलिए हमको अभी क्लासिफाई करना पड़ रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आपका कैपिटल गेन का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले ऊपर आप लिख दोगे, जैसे दिख रहा होगा आपको, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आपको जितना भी पैसा मिला है वो पूरा का पूरा पहले बार में लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या लेस करोगे, आपने कुछ एक्सपेंस किए हैं ट्रांसफर के लिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया हुआ है, वो आपका आएगा दूसरे हिस्से में। लेकिन एक चीज यहां पे करना है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड और कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड, ये कभी भी यहां पे आप कट मत कर देना, एक्सपेंसिव समझ के, समझे ना,
ये आप हमेशा याद रखना, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। उसके बाद आपको जो आएगा नेट कंसिडरेशन आएगा, ऊपर कंसिडरेशन उसमें एक्सपेंसेस लेस कर दिए, क्या बचा नेट प्रॉफिट, वैसे ही नेट कंसिडरेशन। अब ये नेट कंसिडरेशन में से हम दो चीज वापस माइनस करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और उसके बाद और एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो सबका रहेगा ही रहेगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होगा आपका, अगर आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं दिया हुआ तो मत लेना, दिया है तो लेना, सिंपल। इसमें भी एक लॉजिक है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब कुछ तो भी प्रोविजोस है कैपिटल गेन के अंदर। अब सबसे पहली प्रोविजो क्या है, ये प्रोविजो है नॉन रेसिडेंट के लिए। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, समझो कोई बाहर का ब्रेटली वगैरह ऐसा कोई नॉन रेसिडेंट है हमारे इंडिया में, रेसिडेंट क्या होता है वो आप रेसिडेंट के चैप्टर में जाके देख सकते हो। और अगर वो नॉन रेसिडेंट है, वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करता है अपने फॉरेन करेंसी से, देखो यस, acquires any foreign currency purchase और reinvestment and capital gain calculated in foreign currency। अगर वो कोई भी शेयर का डिबेंचर्स लेता है, नॉन रेसिडेंट कोई भी शेयर का डिबेंचर्स लेता है, तो इस केस में अपने फॉरेन करेंसी से, तो हम उसका जो खरीदना है वो भी फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे, बेचना है वो भी फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे, कोई ट्रांसफर के एक्सपेंडिचर है वो भी फॉरेन करेंसी में ही कैलकुलेट करेंगे, और बचा हुआ जो कैपिटल गेन है ना वो भी फॉरेन करेंसी में ही कैलकुलेट करेंगे, बाद में उसको ट्रांसफर कर देंगे हमारे इंडियन करेंसी में। ओके, तो कौन से रेट लगे, दो रेट रहते हैं, आप सीएफएल में इसका बड़ा डिस्कशन देखने वाले हो। इसके दो रेट रहते हैं, एक रहता है आपका ट्रांसफर बाइंग रेट और एक टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट। आप हमेशा दोनों का एवरेज लोगे, जैसे आपका दिख रहा होगा, अगर आप परचेस कर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एवरेज लोगे दोनों का, ट्रांसफर में एवरेज लोगे, सेल कंसिडरेशन में एवरेज लोगे, कैपिटल गेन फाइंड कर दोगे आप फॉरेन करेंसी में और उसको आप ट्रांसफर करोगे टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट में। दो रेट रहते हैं, समझो अभी यूएस डॉलर खरीदने के दो रेट है, 77 और समझो 75 समझो, तो हम इधर एवरेज लेंगे 76, इधर भी एवरेज लेंगे 76, इधर भी एवरेज लेंगे 76 और इधर हम ले लेंगे बाइंग रेट 77। तो पूरा फॉरेन करेंसी में इसका एग्जांपल के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप वो पेज ओपन करके एक बार क्वेश्चन देख लो, फिर वीडियो में हम आगे बढ़ना, ठीक है। एंड देयर आफ्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फॉलोड प्रोविजन जो आपको हर एक क्वेश्चन में आएगी मोस्ट ऑफ कैपिटल गेन के, तो ऐसी क्या प्रोविजन है सर, तो वो प्रोविजन है यहाँ पे आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट कब करते हैं सर, तो उसके लिए यहाँ पे एक ही चीज है, जब कभी भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा तो इस केस में इंडेक्सेशन आ जाता है। इंडेक्सेशन मतलब क्या, अरे मैंने खरीदा तो सर इतना पुराना था, अब तो पैसे की वैल्यू भी बढ़ गई है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की भी कुछ वैल्यू बढ़ गई होगी, तो वो कुछ नहीं बल्कि वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। इसके अलग अलग सीआई कॉस्ट ऑफ इंडेक्स आपको एग्जाम में दिए गए रहेंगे, वैसे का वैसे लेना है। अब आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे सीआई फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ओके, एंड डिवाइड करोगे फॉर द फर्स्ट ईयर इन एसेट वाज एक्वायर्ड, ओके। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है आपको, आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, समझो मैंने घर 2 लाख रुपए में खरीदा था 2005 साल में, तो मैं उसको मल्टीप्लाई क्या करूंगा, सीआई फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। मैंने 2020 में उसको जाके बेचा है, तो 2020 का सीआई लेके मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड क्या करूंगा, जब घर मैंने लिया था 2005 में तब के सीआई से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो मतलब देखो मेरे एग्जांपल के हिसाब से 2 लाख मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय सीआई फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या है 289, आपको एग्जाम में दिया गया रहेगा, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और सीआई ये आपको एटलीस्ट करंट याद रखना, पिछले आपको सब दिए हुए रहेंगे। और सीआई मेरे घर कब खरीदा था मैंने 5-6 में, 2005-6 का क्या सीआई जरा देखिए यहाँ पे 117, ये आपका आ जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सिमिलरली आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी करना रहेगा, मल्टीप्लाई फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर एंड डिवाइड व्हेन द इंप्रूवमेंट वाज डन। अब समझो मैंने मेरे घर के ऊपर एक और एक फ्लोर बनाया था जिसको मुझे खर्चा आया था 1 लाख रुपया, और समझो मैंने 2011-12 में बनाया था, तो मल्टीप्लाई तो 289 से ही होगा फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, और डिवाइड में किससे करूंगा दोस्तों, 11-12 के सीआई से। 11-12 का सीआई क्या है 184। इस तरीके से मेरा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी इंडेक्स हो जाएगा। बट ये कब करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। बड़ा देर ज्यादा देर के लिए आप ऐसे रख रहे तो ही आप इंडेक्सेशन कर सकते हो, उसके अलावा आप इंडेक्सेशन नहीं कर सकते हो। नाउ व्हाट द थर्ड एंड फोर्थ प्रोविजन सेज कि इंडेक्सेशन की जो आपने बात की ना, ये 5 केस में इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा सर। कौन से 5 केस है, सबसे पहले इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। इन 5 केस में आपको इंडेक्सेशन कभी भी नहीं मिलेगा, बाकी सब केस में इंडेक्सेशन मिलेगा। अभी 5 केस में भी जो हमारा बॉन्ड्स वाला केस है ना, बॉन्ड्स वाले केस में अगर आपके कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड्स है या गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड है तो उसमें इंडेक्सेशन मिल जाएगा, बाकी केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा।
सर क्यों? अरे तेरे नाम में ही लिखा है इंडेक्सेशन, कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड्स, नाम में लिखा तो हमको देना ही पड़ेगा ना इंडेक्सेशन। सर इंडेक्सेशन की इतना क्यों झगड़ रहे? हमने इसका देखा था प्रैक्टिकल एग्जांपल, इंडेक्सेशन की वजह से आपका प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम आएगा। सही क्या नहीं है? एग्जैक्टली। ये हमारा थर्ड और फोर्थ प्रोविजन है। फोर्थ प्रोविजन में कोई चीज बोली हुई है, अगर आप अपने गोल्ड बॉन्ड्स मैच्योरिटी पे बेचते हो तो दैट आर कंप्लीटली एग्जम्प्ट, लेकिन अगर आप अपने गोल्ड बॉन्ड मैच्योरिटी के पहले बेचते हो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा और इंडेक्सेशन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिफ्थ प्रोविजन, अगर कोई नॉन रेसिडेंट बाहर का आदमी, ब्रेटली, समझो माइकल जैक्सन जो तो अभी मर गया, या समझो हमारे अमेजॉन के ओनर जेफ बेजोस ने हमारे पे कुछ इन्वेस्टमेंट किए और ड्यू टू रूपी एप्रिसिएशन उनके इन्वेस्टमेंट में भी एप्रिसिएशन हुआ है, तो इस केस में जितना गेन उनको रूपी एप्रिसिएशन की वजह से हुआ है उतना हम छोड़ देंगे, बचा हुआ गेन हम टैक्सेबल कर देंगे। जैसे एग्जांपल हमने लिया था, देखो एग्जांपल हमने देखा था कि रूपी एप्रिसिएशन की वजह से आपको कितना गेन था 1843, वो उतना हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा गेन एक्चुअली हमको प्रीमियम पे हुआ है वो ही हमसे क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे, बाकी पूरा हम इग्नोर कर देंगे। राइट? सेवेंथ प्रोविजन जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिए, एसटीटी और सीटीटी पेड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसके ऊपर आपको इसका एज एक्सपेंस डिडक्शन कभी भी नहीं मिलेगा। नाउ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या? कुछ चीज खरीदने की कॉस्ट। आप खरीदने की कॉस्ट मतलब क्या? जितना भी आपने पैसे दिया है खरीदने के लिए वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है, उसके लिए आप आगे का डिस्कशन है। अगर आपके पास गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क ऐसी कोई भी इंटेंजिबल एसेट है, तो अगर ये आपने इंटेंजिबल एसेट खुद से जनरेट की है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल लेंगे। मतलब समझो मैंने मेरा राइट, ये क्लास का राइट किसी को बेचा 5 लाख रुपए में, और उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में माइनस करूंगा 0 बिकॉज इट इज सेल्फ जनरेटेड। लेकिन मैंने समझो किसी से राइट लिया है ये और फिर मैं आगे किसी को बेच रहा हूं, तो मैंने जितने में लिया है वो बन जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर इंटेंजिबल एसेट इफ द एसेट इज सेल्फ जनरेटेड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी nil, and if your asset is purchased, then cost of acquisition will be purchase price. Clear? Great. अब इसमें और एक मजा है, देखो वो आपको आगे बोल रहा हूं मैं, बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर के केस में क्या होगा सर? तो देखो गाइस, सबसे पहले हम ये चीज देख लेते अभी कि अगर आपकी कोई भी एसेट 1/4/2001 के पहले की है तो हम उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे पता है आपको पता ही होगा। सबसे पहले हायर ऑफ यस परचेज प्राइस, आपने जितने में परचेज किया था या एक्वायर किया था या बनाया था वो, या फिर एफएमवी एज ऑन 1/4/2001। क्योंकि हमारी जो इंडेक्सेशन के रेट है ना वो अभी उन्होंने रिवाइज कर दिया और 2001-2 से चालू किए हैं। तो अगर आपकी 2001-2 के पहले, अगर अभी देखो 2001-2 के पहले आपकी कोई भी एसेट होगी उसको आप यहाँ पे लेके आओ पहले तो, और उसको इधर परचेज प्राइस और एफएमवी विच एवर इज हायर पे वैल्यू कर लो, और फिर अब जब आप सेल कर रहे हो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करो और आप उसको माइनस करो और आपका जो बचेगा ये आपका रहेगा कैपिटल गेन। राइट? वेरी क्लियर? आपको धीरे धीरे पूरा समझ में आएगा। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। आपने रिवाइज नहीं किया तो आप जब पढ़ोगे तब आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी, बट हमें यहाँ पे फास्ट रिवाइज करना है क्योंकि ये मैं आपके लास्ट डे के लिए बना रहा हूँ लेक्चर्स। ओके? तो ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर वो 1/4/2001 के पहले का है तो हम फेयर मार्केट वैल्यू और परचेज प्राइस विच इज हायर लेंगे, और उसके बाद का होगा तो फिर जो परचेज प्राइस हम वही लेंगे। अब बोनस शेयर में क्या करना है सर? तो बोनस शेयर अगर आपको 1 अप्रैल 2001 के पहले मिलोगे तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लो 1 अप्रैल 2001 की, और अगर उसके बाद आपको कोई बोनस शेयर मिलोगे तो उसकी हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे निल। क्या लेंगे? निल। राइट के केस में क्या सर? अगर राइट्स आपने खुद में परचेज कर लिए हैं तो इस केस में जितना आपने दिया है वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। अगर आपने राइट किसी को रिनाउंस किए तो जितने आपने रिनाउंस किया वो आपका कैपिटल गेन बन जाएगा। और अगर आपने राइट्स किसी से और से परचेज किए, मतलब फॉर एन एग्जांपल समझो रिलायंस ने 10 रुपीज के राइट्स इशू किए थे, मेरे पास तो राइट्स आए नहीं, मेरे दोस्त के पास राइट्स थे, तो उसने मुझे ये राइट्स 2 रुपए में दिए और मुझे रिलायंस को भी 10 रुपए देने पड़े, तो 12 रुपए मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा अगर मैं राइट्स किसी और से खरीदता हूं कंपनी के लिए तो। राइट? वेरी क्लियर? वैसे अगर मैं समझो मैं खुद ही रिलायंस का था, मुझे खुद को राइट्स मिले तो ₹10 बन जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वेरी क्लियर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं तो ये वेरी क्लियर होगा सबको। यस?
नाउ अगर आपके शेयर्स डीम्यूटिलाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, जो स्टॉक एक्सचेंज का पहले हुआ था, तो उस केस में आपने पहले जितने में लिया था लाइसेंस, वही बन जाएगा आपके शेयर की भी वैल्यू। एंड जैसे मैंने आपको बोला है, अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी 1/4/2000 के पहले, तो फेयर मार्केट वैल्यू आप लोगे या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी थी उस टाइम की, वो आप ले लोगे विचएवर इज हायर बोलकर। ओके, नाउ लेट्स कम टू कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर आपने कोई भी चीज के लिए इंप्रूवमेंट के लिए कुछ डाला है पैसा, तो उस केस में अब देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि अगर आपकी कोई भी एसेट 1/4/2001 के पहले हुई, तो हम क्या करेंगे, उसकी परचेज वैल्यू, एक्विजिशन वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू जो भी है वो हम फाइनल कर देंगे विचएवर इज हायर। अगर आपने इधर कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की थी, तो इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्योंकि सर 2001 का, इसका हमने काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन किया हुआ है, क्योंकि सर 2001 की हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हो ना, तो उसमें आपने जो भी इंप्रूवमेंट की थी वो सब इंक्लूड हो गई है। उसके बाद अगर आप कुछ नई इंप्रूवमेंट करते हो, समझो मैं दो फ्लोर बनाता हूं, तो इधर ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अगर आप 2001 के बाद कुछ भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो उसको हम यहाँ पे लेंगे, 2001 के पहले का नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमने सर फेयर मार्केट वैल्यू उसी दिन की तो ली है। तो अगर समझो मेरा कोई घर होगा, 1995 में मैंने घर लिया था जो सिर्फ एक ही फ्लोर का था। ओके, समझो साल 1999 में मैंने और एक फ्लोर बना दिया। समझो एक फ्लोर की वैल्यू 1 लाख थी, और एक फ्लोर के लिए मैंने और 1 लाख रुपए डाल दिए। ठीक है, अब हम आए 2001 साल में, इधर मैंने आपको बोला फेयर मार्केट वैल्यू, राइट, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विचएवर इज हायर। तो यहाँ पे तो जो फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, तब तो हम दोनों फ्लोर की लेंगे ना सर, इस थोड़ी लेंगे एक ही फ्लोर की फेयर मार्केट वैल्यू, वो तो दोनों फ्लोर की लेंगे। इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे और इसको ही लेके आगे बढ़ेंगे। अब समझो मैंने 2006 में और एक फ्लोर ऐड कर दिया, तो इस केस में ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपका आ जाएगा। क्लियर सबको? तो उसके पहले का होगा 1 अप्रैल 2001 के पहले का, तो इग्नोर करना है। उसके बाद का होगा तो आगे वैसे क्या वैसे ले लेना। ओके, तो सबसे पहले तो हमने बेसिक चीज देखी थी, कैपिटल गेन टैक्सेबल कब होता है? जब तो कैपिटल एसेट ट्रांसफर होती है, तो जिस ईयर में ट्रांसफर हुई उस ईयर में वो कैपिटल गेन आ जाता है। लेकिन अब मजे की बात यह है, 4 ऐसे केस, सर इतने आसानी से आपको मार्क्स कैसे दे देंगे? 4 ऐसे केस है जिस केसेस में कैपिटल गेन टैक्स इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर नहीं आता है, बल्कि इन द ईयर ऑफ सेल या कुछ दूसरे ईयर में आता है। ये 4 केसेस की समरी है यहां पर, राइट? ये 4 केसेस की समरी है यहां पर। तो अगर समझो नॉर्मली में मेरे एसेट 2010 में बेचूं, तो 2010 में मुझे कैपिटल गेन टैक्स भरना रहेगा, 2020 में बेचूं 2020 में कैपिटल गेन टैक्स भरना रहेगा। लेकिन ये 4 ऐसे केस है जब आपके ईयर ऑफ ट्रांसफर में नहीं कैपिटल गेन टैक्स आएगा, बल्कि कोई दूसरे ईयर में आएगा। तो ऐसे 4 केस कौन से? सबसे पहले कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मेरी कोई कैपिटल एसेट थी जिसको मैंने अभी स्टॉक इन ट्रेड ही बना दिया है। मतलब समझो मेरा तो पहले टीचिंग का काम था, तो ये जो मेरी रिंग थी ना, ये कैपिटल एसेट थी। अब मैंने इसको बदल दिया, केस नंबर 1, अब इसको मैंने बदल दिया है स्टॉक इन ट्रेड। अब मैंने ज्वेलर्स वालों की ही दुकान डाल दी है, सुमित ज्वेलर्स कॉर्पोरेशन। ओके, मैंने ऐसी कोई नई दुकान डाल दी। तो पहले तो मेरी कैपिटल एसेट थी ड्यू टू ज्वेलरी, अब ये क्या बन गया? स्टॉक इन ट्रेड। तो इस केस में आप जिस दिन ये बदलोगे, जिस दिन कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड करोगे, समझिए मैंने किया 2017 में, उस दिन कैपिटल टैक्स आपको नहीं लगेगा। कैपिटल टैक्स आपको कब लगेगा पता है? जिस दिन ये स्टॉक इन ट्रेड आप सेल कर दोगे। समझो सेल किया मैं 2020 में। क्लियर है सबको? वेरी क्लियर। तो ये एक केस है जिसमें आपका कैपिटल एसेट जब ट्रांसफर होता है ना, तब नहीं लगता है टैक्स, जब सेल होगा ना तब टैक्स लगेगा। तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसके लिए मैं एकदम फटाफट सिंपल आपको बोलता हूं। फेयर मार्केट वैल्यू आप देखोगे जिस दिन मैंने स्टॉक कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में बदला तब। वेरी क्लियर? ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे पता है? अब ये फेयर मार्केट वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे, जो बच गया ये बन जाएगा आपका कैपिटल गेन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ वॉट एवर। ओके, अब जब मैं सेल करूंगा, इस सेल करने में जितने में बेचूंगा उतने में से ये एफएमवी लेस करूंगा, सेल प्राइस में से एफएमवी लेस करूंगा, जो बचेगा मेरा आएगा पीजीबीपी। अब समझो फॉर एग्जांपल, समझो मैंने ये जो था रिंग, ये लिया था समझो मैंने 50,000 में, लिया था मैंने 20,000 में। जब मैं बदल रहा था 2017 में, तब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 50,000, जो बचा 30,000 इज योर कैपिटल गेन। अब जब ये रिंग मैंने मेरे ज्वेलर्स की दुकान में से बेची, तब मैंने इसको 70,000 रुपीज में बेची थी। फेयर मार्केट वैल्यू का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लोगे, पीजीबी के लिए ले लोगे 50,000,
20,000 इज योर पीजीबीपी। अब जब ये 2020 में मैं बेचूंगा तभी मुझे कैपिटल गेन टैक्स भी भरना है, क्योंकि तब तो मुझे पैसा एक्चुअल में रियलाइज हुआ है, राइट। सेकंड केस, जब आपका ट्रांसफर पे नहीं, लेकिन जब कोई अगले साल अलग साल में आपका टैक्सेशन होगा कैपिटल गेन का, इज योर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। हमको पता है गवर्नमेंट धीरे धीरे ही चलती है, तो चाहे आपकी लैंड 2015 में गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली हो, लेकिन जब वो कंपेंसेशन आपको देगी, वो लैंड का जब आपको पैसा देगा, तब आपको वो टैक्सेबल करना है कैपिटल गेन में। अब कंपेंसेशन हमने देखे दो टाइप थे, एक था इनिशियल कंपेंसेशन। तो इनिशियल कंपेंसेशन समझो आपको 10 इंस्टॉलमेंट में आया था, तो सबसे पहली जब इंस्टॉलमेंट आई थी तभी आपको पूरे इंस्टॉलमेंट के ऊपर का टैक्स भरना पड़ेगा। तो चाहे मेरा घर 2015 में ट्रांसफर हो, अगर इनिशियल कंपेंसेशन की मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2019 में आई, तो मुझे टैक्स भी 2019 में ही भरना पड़ेगा, नॉट इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। दूसरा टाइप का कंपेंसेशन था एनहांस कंपेंसेशन। एनहांस कंपेंसेशन का मतलब क्या है? सर गवर्नमेंट ने मुझे 1 करोड़ रुपए दिया, लेकिन मेरा पेट अभी भी भरा नहीं। मैं गया कोर्ट के पास और कोर्ट में जाके मैंने केस किया गवर्नमेंट के ऊपर कि मुझे पैसा बढ़ा कर दो। तो समझो उन्होंने 1 करोड़ के ऊपर मुझे और 50 लाख बढ़ा के दिए। तो ये एनहांस कंपेंसेशन कब टैक्सेबल होगा? जब कभी भी वो मिलेगा। अब सर अगर एनहांस कंपेंसेशन 3 इंस्टॉलमेंट में मिला, तो क्योंकि वो एनहांस है, वो फिक्स नहीं है, आपने झगड़ के लिया है, तो जब जब आपको मिलेगा तब तक वो टैक्सेबल हो जाएगा। जब जब मिलेगा तब तक वो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। लेकिन ये एनहांस कंपेंसेशन में आपने कोई लिटिगेशन के एक्सपेंडिचर किए थे, वो डिडक्ट करना भूलना मत दोस्त। यस, क्लियर। तीसरी चीज, जब आपकी कैपिटल एसेट टैक्सेबल कोई और साल में होगी, ना कि ट्रांसफर के ईयर में, वो है हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। समझो मेरी ज्वेलर्स की दुकान थी, मेरे कोई पूरा ज्वेलरी, समझो मेरी ज्वेलरी थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया बीच में, मेरी रिंग वो चुरा कर लेके चले गए। तो इस केस में मैंने मेरे रिंग का इंश्योरेंस किया हुआ था, तो जब कभी भी मुझे इंश्योरेंस का पैसा आएगा, जब वो टैक्सेबल हो जाएगा। चौथी एंड सबसे लास्ट थिंग, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। मेरे पास लैंड थी, मेरे दोस्त के पास पैसा था, मैंने बोला आ जा मेरे लैंड के ऊपर बिल्डिंग बना जा। वो आया, मेरे लैंड के ऊपर बिल्डिंग बना दिया। जब ये बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा, उस टाइम मुझे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। तो these were the 4 cases when the tax is not taxable in the year of transfer but in some else year. सबसे पहले कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा कंपल्सरी एक्विजिशन, तीसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट एंड फोर्थ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। चारों आप याद रखना, ये चारों आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था चारों का भी। ओके, नाउ देयरआफ्टर अगर आपकी कोई सिक्योरिटी डीमैट फॉर्म में आपने कराई है, तो जब आपके डीमैट अकाउंट में वो एंट्री होगी, तब वो आपकी डेट के हिसाब से फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, कैसे? जब आपकी डीमैट अकाउंट में वो आई तब से आपको टैक्सेबल होगी, ना कि जब परचेस की थी तब से। ओके, आपके 4 डीमैट अकाउंट है, तो 4 डीमैट अकाउंट का अपना अलग अलग हिसाब किताब रखना। उसके बाद 50C, सेक्शन 50 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। अब समझो मैंने कोई जमीन बेची 1 लाख रुपए में, लेकिन उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन थी 1,10,000 रुपए। ओके, मैंने सेल की 1 लाख में, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन 1,10,000 रुपए। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपकी ड्यूटी, आपने जितने बेचे उतने नहीं कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे 1,10,000 रुपए, जितने हमारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है। ऑलरेडी तो हमारे वैल्यूएशन कम करके रखते हैं, हम उससे हमेशा ज्यादा नहीं बेचते, और लेकिन आपने छुपाने के लिए, टैक्स छुपाने के लिए आपने कुछ छुपाया सेल का, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन। लेकिन मेरे को लग रहा है अरे नहीं यार, मेरे यहाँ स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, इतनी तो फेयर मार्केट वैल्यू भी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं असेसिंग ऑफिसर को बोल के वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता हूं। और वैल्यूएशन ऑफिसर 2 चीज करेगा, एक तो 1,10,000 से कम कर देगा या फिर बढ़ा देगा। अगर बढ़ा दिया तो मेरा और नुकसान, तो ये हम कंसिडर ना हम करेंगे ना एसएससी करेगा, कम किया तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे। वेरी क्लियर। इन शॉर्ट, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन जो है वो आपको सेल कंसिडरेशन लेना है, लेकिन इसमें एक और एक शर्त है, अगर ये आपके 105% है ना आपके बेचने की वैल्यू तक, तो चलेगा, नहीं तो फिर आप हम यही ले लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा है तो हम आपका जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन वो लेंगे। मतलब समझो अगर इस एग्जांपल में हमारा स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन होता है 1,04,000 रुपए, क्या वो 105% के अंदर है? यस, अंदर है। तो इस केस में हमारा सेल कंसिडरेशन बन जाएगा 1 लाख। लेकिन अगर वो 1,05,000 के ऊपर है, मतलब 105% के ऊपर है, तो हमारा सेल कंसिडरेशन बन जाएगा स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन। वेरी क्लियर। उसके बाद आपके अनकोटेड शेयर्स हो गए, तो उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी वही हम ले लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तीसरा, सेक्शन 50B वेयर सेल कंसिडरेशन नॉट असेनेबल, अगर हमारे पास से आपका सेल कंसिडरेशन हम नहीं गिन पा रहे हैं, तो इस केस में जो भी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी वही हम सेल कंसिडरेशन कंसिडर कर लेंगे। एंड सेक्शन 51 विच इज अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन,
एडवांस मनी forfeited सेक्शन 51 विच सेज दैट एडवांस मनी फॉरफिटेड, अगर आपने कोई एडवांस मनी दी, अगर आपने कोई अपने घर बेचने के एडवांस मनी लिया था और वो अभी घर नहीं बेचने वाले, घर जब्त हो गया, हमने वो पैसा जब्त कर लिया, तो इस केस में क्या करेंगे? तो अगर आपने वो पैसा 1/4/14 के पहले जब्त किया था किसी से, तो हम वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस कर देंगे। लेकिन अगर वो 1/4/14 के बाद किसी से आपने जब्त किया था, तो इस केस में हम उसको ले लेंगे हमारा क्या, यस, IFS की इनकम। वेरी क्लियर, श्योर। यहाँ पे मैं आपको और चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपका कोई लैंड एक्वायर की गई है और उसका आपको कंपेंसेशन मिला है आपको, तो और आपको कंपेंसेशन के ऊपर इंटरेस्ट मिला है, तो वो इंटरेस्ट IFS में टैक्सेबल होता है, लेकिन सेक्शन 57 का 50% डिडक्शन उसमें फ्लैट मिलता है। ये हम वापस पढ़ेंगे IFS के अंदर। वेरी क्लियर, यस। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50B, जो फाइनल में तक इसके ऊपर 8 मार्क के एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो बोनस मार्क्स आपको दिया जाता है। अब 50B मतलब क्या? स्लम सेल। मैंने मेरी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स सब पूरी का पूरी फैक्ट्री एक साथ बेच दी, मेरे को नहीं रखना ये ताना, बस बहुत हो गया, मुझे सिर्फ टीचिंग करनी है, तो इस केस में हम उसको बोलते हैं स्लम सेल। एक साथ आपने कुछ बेच दिया है, तो इसमें हम क्या लेंगे? फुल वैल्यू कंसिडरेशन, आपका पूरा जितना पैसा लिया वो ले लेंगे, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? आपकी हर एसेट को बुक वैल्यू पे लेके आना, आपकी हर लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे लेके आना। आपने कुछ बढ़ाया घटाया है तो वो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करने वाले हैं, और आपकी हर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए हमारे इनकम टैक्स के हिसाब से। इसका पूरा नेटवर्क निकालना, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी ऑन बुक वैल्यू एंड ऑन इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन, जो रहेगा ये आपका क्या बचेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर? फुल वैल्यू कंसिडरेशन में से माइनस करना, बचा हुआ आपका पूरा कैपिटल गेन टैक्स। राइट? वेरी क्लियर, श्योर? ओके, स्लम सेल वैसे ही रहेगा आपका 3 साल के अंदर अदर एसेट में जाएगा, 3 साल के अंदर शॉर्ट टर्म, 3 साल के ऊपर रहेगा आपका एसेट तो लॉन्ग टर्म में जाएगा। सो ये 4 केसेस थे जब आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो समरी आपने से लिखी हुई है। सबसे पहले था हमारा नॉन रेसिडेंट, अगर वो अपने नॉन रेसिडेंट, जो हमारे फर्स्ट प्रोविजन था, नॉन रेसिडेंट अगर वो अपने शेयर्स वगैरह बेचता है किसी को, उस केस में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। दूसरा था इक्विटी शेयर्स, बिजनेस लिमिटेड यूनिट। तीसरा था बॉन्ड डिबेंचर, लेकिन हमने देखा था बॉन्ड में भी 2 बॉन्ड को मिल जाता है। चौथा स्लम सेल, स्लम सेल में आपको कोई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं मिलता है, तो 3 साल ये सिर्फ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म तय करने के लिए ही दिए गए हैं। यस, वेरी क्लियर। हमने इसके क्वेश्चन देखे थे क्लास में, प्लीज आपको एक बार रिवाइज करो, आपको सब ध्यान में आ जाएगा। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 47। सेक्शन 47 टॉक्स अबाउट ट्रांसफर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर फॉर कैपिटल गेन। मतलब यहाँ पे हम सर्टेन ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसफर मानेंगे ही नहीं, मतलब इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आएगा ही नहीं। दो इट इज कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। ऐसी कौन सी चीजें? 14 से 15 चीजें, एकदम सिंपल है, हम फटाफट पढ़ते हैं, आपको एक बार पढ़ के छोड़ना है, आपको ऑटोमेटिक चीजें ध्यान आएगी। ऐसा मत करो कि 14 के 14 आप लर्न करते मत बैठना, कोई पागल हो जाओगे आप। अच्छी से पढ़ना है आपको एग्जाम में ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन आया तो। शर्त यह है आपने अच्छी से पढ़ना चाहिए। क्लियर है आपको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन पार्शियल और टोटल मर्जर। अगर एचयूएफ का पार्शियल या टोटल पार्टीशन हो रहा है तो जो भी कैपिटल एसेट हम बांटेंगे, नो कैपिटल गेन। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंदर गिफ्ट, विल, अगर इररिवोकेबल ट्रांसफर, कोई विल के अंदर कैपिटल गेन टैक्स ट्रांसफर कर रहा है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आएगा, टैक्स नहीं आएगा। तीसरा, अमालगमेटिंग, कोई अमालगमेशन हो रहा है, कंपनी दूसरे के साथ मिल रही है, तो जो अमालगमेटिंग कंपनी दूसरे को एसेट दे रही है वो पूरा क्या पूरा एग्जाम हो जाएगा। अगर एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कुछ एसेट ट्रांसफर कर रही है तो यहां पे भी आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। इसकी 2 शर्तें, एक तो वो 100% होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप होना चाहिए, और जो सब्सिडरी है, जो ट्रांसफर की कंपनी है जिसको मिल रही है एसेट्स, वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ये इसको आप एक स्टार कर देना। इसके ऊपर आपको इंटरमीडिएट में डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं क्या टाइप के। वो आपको पूछते हैं कि सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स कितना होगा। दूसरा आपको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी के 75% शेयर हेल्ड किए हुए हैं, आप कुछ रास्ता बताओ जिससे टैक्स हम बता सकते हैं। तो आप उनको अपनी एडवाइस देना है चार्टर्ड अकाउंटेंट की जाके 25% और शेयर खरीद लो आपकी ट्रांसफरी कंपनी का, ताकि आप 100% सब्सिडी कंपनी को खरीद लो। और जब कोई होल्डिंग कंपनी 100% सब्सिडी कंपनी को टैक्स कोई भी एसेट ट्रांसफर करती है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं आता है, इनकम 100% होल्डिंग के साथ। तो जाओ और 25% खरीद लो, कैपिटल गेन टैक्स से मुक्त हो जाओ। वेरी क्लियर? यस। अब जब आपको एसेट आप किसी को गिफ्ट देते हो, कोई और लेता है, तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका क्या रहता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो जो प्रीवियस उन्होंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वही आपका बन जाएगा।
पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या रहेगा, तो जब से प्रीवियस ओनर ने खरीदा था तब से पीरियड ऑफ होल्डिंग भी बन जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो मेरे पापा ने मुझे घर ट्रांसफर किया गिफ्ट बोलकर, ठीक है, मुझे घर ट्रांसफर किया गिफ्ट बोलकर, मैं खुश हो गया, मैंने ये घर आगे जाके सेल कर दिया। समझो पापा ने वो घर खरीदा था 2002 में, मुझे उन्होंने घर दिया 2002-3 में, समझो मुझे वो घर दिया उन्होंने 2010-11 में, और मैंने उसको दिया 2015-16 में। पापा ने घर खरीदा 2 लाख रुपए में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यही बन जाएगी मेरे लिए भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब मैं लेस करूंगा तब, राइट। और अब पीरियड ऑफ होल्डिंग हम क्या लेंगे, सीआई कौन से साल का लेंगे, 2002-3 का पीरियड ऑफ होल्डिंग। जब से पापा ने मेरे तक घर खरीद के रखा था, पूरा क्या पूरा आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एसेट ट्रांसफर हुई थी एज ए गिफ्ट। वेरी क्लियर, यस। इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल की पूरा अच्छी से। उसके बाद कोई अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेटेड को स्कीम ऑफ अमलगमेशन ट्रांसफर करती है तो भी आपको कैपिटल गेन टैक्स आएगा। डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को कोई चीजें ट्रांसफर कर दी है, नो कैपिटल गेन। इन दोनों के शेयर होल्डर्स के हाथ में भी नो कैपिटल गेन। अब समझो कंपनी ए कंपनी बी के साथ मिल रही है, तो मैं जो शेयर होल्डर हूं, मुझे ए ने बी के भी शेयर अब दे दिए, मेरे हाथ में भी नो कैपिटल गेन, वो जो ऐसे ट्रांसफर करेगी उनके हाथ में भी नो कैपिटल गेन। शर्त इतनी है जो ट्रांसफर ही कंपनी को क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी को कितना भी पैसा दो कैपिटल गेन आपको नहीं लगाएगी, क्योंकि इंडियन में एसेट्स आ गए, राइट। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मेरे आउटसाइड इंडिया पर वन कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, कोई एक नॉन रेसिडेंट ने दूसरे नॉन रेसिडेंट को दी है, नो कैपिटल गेन टैक्स। गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड इश्यूड बाय आरबीआई जो हमने पहले पढ़ा था, नो कैपिटल गेन टैक्स। एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर, साइंस, आर्ट कलेक्शन, साइंटिफिक, अगर ये आपने किसी म्यूजियम को दे दिया है, बेचा है, तो यहाँ पे भी नो कैपिटल गेन टैक्स आपको आएगा। कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर, कैपिटल एसेट, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये सब आपने कन्वर्ट किए शेयर्स में, नो कैपिटल गेन टैक्स। दूसरा आपने प्रेफरेंशियल शेयर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए, नो कैपिटल गेन टैक्स, राइट। रिवर्स मॉर्टगेज के अंदर अगर आपने कोई शेयर्स कन्वर्ट किए, यहाँ पे भी कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। और तीसरा और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट 15 कंडीशन, अगर आपकी म्यूचुअल फंड है और कोई एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड से मिलता है तो नो कैपिटल गेन टैक्स। शर्त इतनी है वो एक ही टाइप के होने चाहिए। सिंपल, जैसे मैं आपको क्लास में बोलता हूं, वो एक ही कास्ट के होने चाहिए। अगर वो एक ही कास्ट के तो हमें कोई टेंशन नहीं है, अलग अलग कास्ट के हमें झंझट आएगा। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड हो गया, प्लीज डोंट गो पर्सनली, ओके। कि आपको याद करने के लिए मैंने सिर्फ बोला है कि अगर इक्विटी टाइप के है तो वो इक्विटी के साथ ही मर्ज करो तो बात चलेगा, अगर डेब्ट के है तो डेब्ट के साथ ही मर्ज करो, बात चलेगा। तो डेब्ट के अंदर अलग अलग प्लान है, डिविडेंड प्लान अलग प्लान, वो प्लान अलग रहा तो चलेगा, मेन उनका टाइप एक होना चाहिए। वेरी क्लियर। इसके एग्जांपल से thereafter now our first part of capital gain is over. Now let's come to the second part जिसमें हम बात करेंगे हमारे अलग अलग एग्जेम्पशंस के बारे में, राइट। और तीसरे बारे में बात करेंगे हमारे टैक्स रेट्स के बारे में। अब एग्जेम्पशन के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको सिंपल ये चार्ट के पास आने बोलूंगा। ये चार्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप ड्रॉ कर लीजिए आपके पेज के ऊपर पॉज करके मुझे। और दूसरी बात, अगर आपके पास है, मेरे क्लास में आपने किया है तो आपके पास ये चार्ट डेफिनेटली होगा। ये चार्ट में हम हमारे 5 एग्जेम्पशन जो इंटरमीडिएट में एप्लीकेबल है हम फटाक से रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, 54B, 54D, 54EC और 54F। वापस मेरे साथ 50 मुझे दिख रहा है, आप नहीं कर रहे हो, करो फटाफट करो। 54, 54B, 54D, 54EC, 54F। अब सबसे पहले एग्जेम्पशन क्या बोलता है, आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और आपने दूसरी हाउस प्रॉपर्टी वो बेच के दूसरी हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, RHP टू RHP, तो आपका भी एग्जेम्पशन अवेलेबल है। एग्जेम्पशन कितना है, तो जितने की आप नई एसेट खरीदोगे वो या जितना कैपिटल गेन होगा वो, whichever is lower will be your exemption। RHP टू RHP, सबसे पहले आदमी अपना घर बेचेगा, दूसरा एग्रीकल्चर खेती करेगा, उसके बाद क्या करेगा, इंडस्ट्री लाएगा। ऐसे तीनों सीक्वेंस में आपके 3 एग्जेम्पशन है। इंडस्ट्री लाने का क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा। चारों एग्जेम्पशन आपके ये लाइन में खत्म होते हैं। सबसे पहले घर, फिर उसके बाद खेती, खेती के बाद क्या, इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के बाद क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। चारों एग्जेम्पशन आपने यही है, 54, 54B, 54D, 54EC। ओके, फर्स्ट इज RHP टू RHP। अब जो नई RHP है, आपको 1 साल पहले लो बेच देंगे, 2 साल बाद लो, बना रहे हो तो 3 साल बाद तक बना लो। एग्रीकल्चर लैंड है, पहले आपकी एग्रीकल्चर लैंड थी, अब आपको एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद रहे हो। अगर वो रूरल है तो टेंशन ही नहीं है, वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, वो आप बेच के नई एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो, तो इस केस में भी आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा, शर्त आपको 2 साल के अंदर लेना पड़ेगा एग्रीकल्चर लैंड आपके।
तीसरा 54D आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी, जो कि एक्वायर हो चुकी है, अब आप नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी लो, आपको 54D के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट, अब हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट। अगर आपने 4 टाइप के बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, 50 लाख रुपीज फॉर पर फाइनेंशियल ईयर, याद रखना है आपको, मैक्सिमम 50 लाख का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। कौन से 4 बॉन्ड है? एक तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीसरा फाइनेंस कॉर्प जो है पावर फाइनेंस कॉर्प, चौथा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प। अगर ये चारों आपने चारों में इन्वेस्ट किए, मैक्सिमम 50 लाख रुपीज का आपको इंडेक्शन आपको मिल जाएगा, राइट। ये आपको लगे 6 महीने के अंदर, ट्रांसफर होने के 6 महीने के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड द वेरी लास्ट वन इज, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट आप बेचो और उसके लिए अगर आप खरीदते हो उसके लिए आप कोई भी RHP खरीदते हो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो आपको एक डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि आपके पास एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये नई वाली हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के पहले। मतलब क्या? मतलब इसको पकड़ के आपके पास टोटल 2 होना चाहिए, समझा, तो ही आपको मिलेगा। अगर 3 है, नहीं, इसको पकड़ के, इसको नहीं पकड़े तो एक ही होना चाहिए। वेरी क्लियर। अब ये आपको ये चार्ट में एकदम इजीली आ जाएगा, 54, 54B, 54D, EC और F, राइट। अब ये जो था यहाँ पे जो था, ये था आपके लॉन्ग टर्म के लिए, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए और ये भी लॉन्ग टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म, घर से घर, अपनी खेती से खेती, लैंड इंडस्ट्री से इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टमेंट, और चौथा एनी लॉन्ग टर्म असेट्स टू RHP। शर्त ये आपके पास उसके पहले एक ही RHP होनी चाहिए। ये चार्ट में आपको एकदम शॉर्ट फटाफट आपका काम हो जाएगा अगर आपने इसे कैसे ड्रॉ कर लिया है तो, राइट। इसको जैसे मैं बनाता हूं क्लास में, ऐसे बना लो, आपको वो ज्यादा अच्छे से याद रहता है। फिगर्स, एग्रीकल्चर लैंड टू एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्री तो मैंने बनाई है, ये बॉन्ड्स में आप जो भी इन्वेस्ट करोगे वो, राइट, डन। आप पॉज करके आप रुक सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज एक बार कर लो आप, और फिर आप वापस आगे बढ़ना। ओके, सी में एकदम छोटे छोटे पॉइंट है, वो सब नहीं ले रहा हूं क्योंकि अपने को फटाफट रिवाइज करना है। नाउ लेट्स कम टू अनदर सेक्शन जो कि है टैक्सेशन, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस कैपिटल गेन। यस, इट इज अबाउट टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन। सर टैक्सेशन कैपिटल गेन का कैसा आता है? तो उसमें सबसे पहले सेक्शन 11A, सेक्शन 11(2)A, ये 2 सेक्शन की बात करेंगे। अब सेक्शन 11A में क्या है और सेक्शन 11(2) में क्या है? सबसे पहले किसके लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल आपके इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स, और आपके हो गए तो ये 2 सेक्शन आपको एप्लीकेबल सबसे पहले करने हैं। शॉर्ट टर्म होगा तो 11(1)A, लॉन्ग टर्म होगा तो 11(2)A। ओके, अब 11(1)A और 11(2)A दोनों में एक शर्त है कि आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड चाहिए शेयर्स पे, तो ये हम आपको यहाँ पे आने देंगे। उसके बाद 11(1)A बोलता है शॉर्ट टर्म के बारे में, 11(2)A बोलता है लॉन्ग टर्म के बारे में। शॉर्ट टर्म के बारे में बोलता है आपको 15% टैक्स भरना पड़ेगा, फ्लैट 15% टैक्स, जितना भी कैपिटल लेना है फ्लैट 15% टैक्स भरो, बात खत्म करो। लॉन्ग टर्म बोलता है जितना भी आया एक्सेस ऑफ 1 लाख 10% टैक्स भरना, और बाकी का आपको छोड़ देना है। इसमें आपको चैप्टर 6 के डिडक्शन नहीं मिलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम आप लेके आओगे, नेट टोटल इनकम में लेके आओगे, चैप्टर 6 के डिडक्शन रहेगा ना, वो ये वाले 11(1)A और 11(2)A में नहीं मिलेगा। आपको ये चीज याद रखना, वो आपको बेसिक वैसे टैक्सेबल पूरा करना पड़ेगा, जो हमने डिटेल में अच्छे से देखा था कैसे हम बाइफरकेट करते हैं, वैसे आप इसका क्वेश्चन देखो, आपको डेफिनेटली समझ जाएगा। अब आपको सिर्फ एक चीज आप एक्सप्लेन करता हूं। अब समझो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी शेयर्स के ऊपर, तो 11(2)A के अंदर उसको लेके आओगे। समझो आपको गेन है 5 लाख रुपए, तो उसमें से सबसे पहले 1 लाख रुपए का माइनस कर देना, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख बोला हुआ पे, और 4 लाख के ऊपर आप 10% टैक्स कर देना, 40,000 आपका टैक्स आ जाएगा। वेरी क्लियर। These are the very 2 simple format, 11(1)A short term, 11(2)A long term, 11(1)A बोलता है 15%, 11(2)A बोलता है excess of 1 lakh 10%, excess of 1 lakh मेरे साथ में बोलो, ये बहुत जन भूल जाते हैं। 11(2)A says, yes, 11(2)A says excess of 1 lakh 10% taxable and no deduction for chapter 6A or either 11(1)A or 11(2)A। वेरी क्लियर। उसके बाद सबसे लास्ट चीज है यहाँ पे आपकी, यस, हमारे बचे हुए कैपिटल गेन टैक्सेबल जो शॉर्ट टर्म रहेगा वो आपके स्लैब रेट में ऐड हो जाएगा, नॉर्मल स्लैब में ऐड हो जाएगा। लॉन्ग टर्म होगा तो 20% के ऊपर फ्लैट टैक्सेबल हो जाएगा। एंड एक सबसे लास्ट चीज जो आप ली मैंने, वो होती है आपकी डीमर्जर के केस में। अगर आपका अमालगमेशन है या आपका डीमर्जर है तो उस केस में कैसे टैक्सेबिलिटी होती है, तो जो भी एसेट आप ट्रांसफर करते हैं अपने दूसरी कंपनी को, ना रिसीविंग कंपनी ना देने वाली कंपनी, दोनों के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं है, दोनों के हाथ में टैक्स फ्री है। शर्त इतनी है वो एज ए गोइंग कंसर्न ट्रांसफर होना चाहिए। दूसरा, वो जो बिजनेस है वो कंटिन्यू होना चाहिए, 75% से ज्यादा शेयर होल्डर इधर के उधर हो जाने चाहिए।
ये 2-3 शर्त थी उसकी बेसिक। और जो होल्डर रहेगा, शेयर होल्डर रहेगा, उसको ए कंपनी का बी कंपनी का दोनों के शेयर मिलेंगे, दोनों के दोनों उसका एग्जाम है। अब जब बेचेगा तो एक प्रपोर्शन हम कर देंगे। अब समझो मेरी कंपनी थी 1 करोड़ की। अब समझो मैंने एक कंपनी डीमर्ज हो गई, इधर आया 60 लाख, इधर आया 40 लाख, और समझो इसकी शेयर प्राइस थी जब मैंने खरीदी 100 रुपीज, तो इसका हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 60, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा 40। सिंपल, आपको जो रेशियो में एसेट्स बांटी है वही रेशियो में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी बांट देनी है। फिर जब आप जितने में सेल करोगे उतना कैपिटल गेन आएगा। अब समझो मैंने दोनों को 100 में सेल किया, तो यहाँ पे आएगा 40 रुपीज गेन, यहाँ पे आएगा 60 रुपीज गेन। अगर दोनों को मैंने अलग अलग 100 रुपीज में सेल किया है तो ये आपको सिंपल चीज याद रखनी है। ये था आपका पूरा कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जो मैंने आपको नंबर दिया हुआ है यस 7293292291, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो कभी भी। आई विल डेफिनेटली गेट टू यू। प्लीज रिवाइज एज मच एज पॉसिबल बिकॉज रिविजन इज द की टू सक्सेस फॉर सीए स्टूडेंट्स। ओके, रिवाइज करो अच्छे से, अच्छा पढ़ाई करो अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक, स्टे मोटिवेटेड एंड सी यू सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।